बरेली में मौजूद हूं, बरेली कॉलेज पर मौजूद हूं, लेकिन आज सुबह मैं अलीगढ़ में थी, जहां पहले चरण का चुनाव आज संपन्न होने वाला है। ठीक 6 बजे पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनावों में, यानी कि अखिलेश होंगे या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उसमें 58 विधानसभा क्षेत्रों ने तकदीर सील कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो मुद्दा कर्नाटक से उठा, हिजाब का मुद्दा, क्या उसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में नजर आने वाली है? यह सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस हिजाब विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया, उनसे डायरेक्ट संवाद किया और उस डायरेक्ट संवाद में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ सियासी ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है जब नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि क्या इस चुनाव में 58 सीटों पर आज वोट पड़ के आज पहला चरण समाप्त होगा, लेकिन क्या इस चुनाव में हिजाब के विवाद की गूंज रहेगी? आज बड़ा सवाल महाभारत में मैं ये पूछने वाली हूं। और इसी के साथ मैं बड़ी खबर ये बता दूं कि हिजाब विवाद को लेकर जो बड़ी खबर है वो बता दूं, इस पूरे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, इस पूरे मामले पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि इस मामले पर अब 2:30 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। सोमवार से खुले शैक्षणिक संस्थान, ये भी कह रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कर्नाटक हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि शांति कायम करना बहुत जरूरी है और सोमवार से शैक्षणिक संस्थान खुले, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं और यह भी आपको बता रही हूं कि इस पूरे विवाद की गूंज किस तरह से न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में दस्तक दे चुकी है। यूपी के पहले चरण का चुनावी रण अब थम चुका है। 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर करीब 2 करोड़ 27 लाख मतदाताओं ने 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। यूपी के पहले चरण के मतदान से पहले हिजाब विवाद की एंट्री हुई थी। अब पीएम मोदी ने आज सहारनपुर से सीधे मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। पीएम मोदी मुस्लिम वोट के ठेकेदारों पर जमकर बरसे। कहा, जब मुस्लिम बहन बेटियां खुलेआम बीजेपी के समर्थन में उतर आई हैं, तो वोट के ठेकेदारों की नींद हराम हो गई है। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई, उनके पेट में दर्द होने लगा। इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने का भी आरोप लगाया। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके,
योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 5 राज्यों में मतदान से ठीक पहले हिजाब पर विवाद खड़ा करना एक चुनावी प्रयोग है। एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, कैसे मजहबी सेंटीमेंट भड़काकर इस देश का सद्भाव और भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति पाकर मोदी की मुरीद बनी मुस्लिम महिलाओं को सच में बरगलाया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे महाभारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुस्लिम महिलाओं को सीधे संबोधित किया है, सीधे उनसे संवाद किया है, मैं उसी पर आ रही हूं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि यूपी में पहले चरण का चुनाव थम गया है, पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। शाम 5 बजे तक तकरीबन 57% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक ये फिगर्स हमारे पास है, 57% मतदान हुआ है। पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, संपन्न हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में 403 सीटों की विधानसभा का किंग कौन होगा, इसका पहला चरण समाप्त हुआ है। अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, 58 जिलों पर वोटिंग हो चुकी है, 58 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ जो मुद्दा गूंज रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ साथ पूरे देश में, जो हिजाब विवाद को लेकर मुद्दा गूंज रहा है, उसे लेकर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डायरेक्ट संवाद मुस्लिम महिलाओं से किया। शिखा हमारे साथ जुड़ रही है आगरा से, वहीं नोएडा से सृष्टि है। मैं शिखा पहले आपके पास आ रही हूं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ हिजाब का जो मुद्दा है, क्या वो इन चुनावों पर गूंज उसकी सुनाई दी? शिखा, बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, वो मुद्दा बहुत ज्यादा यहाँ पर उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए, हिजाब को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जब तक यानी कि फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको इस तरीके के कोई भी कपड़े पहनकर नहीं आ सकते हैं। क्या ये जो मुद्दा है ये छाया हो रहा है कि चुनावों में, क्या ये ठीक है जो हो रहा है? जी, ड्रेस कोड होना चाहिए, होना चाहिए ड्रेस कोड। हिजाब को लेकर क्या कहेंगे? जी, यही है कि ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे सरदार लोग होते हैं, पगड़ी बांधते हैं, लेकिन ड्रेस कोड होता है उनका। हाँ, ठीक है। आप क्या? हर किसी में एक जैसी समानता दिखे, इसके लिए हर किसी को एक जैसा, कम से कम स्कूल में सबको एक जैसा दिखना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की जाति धर्म वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो बच्चे होते हैं आगे पढ़ के सीख के आगे सीखते जाते हैं। तो वहीं से अगर उन्हें गलत शिक्षा दी जाएगी हिजाब को लेके, तो उनका नजरिया आगे बहुत भेदभाव फैला देगा पूरे देश में। तो इस हिसाब से उनमें ये सब नहीं करना चाहिए। यानी कि ये गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है। सब में एक जैसी ड्रेस कोड होगी तो सब में एक जैसी समानता रहेगी, गर्ल्स में भी। और अगर यही आप हिजाब को करेंगे तो हर अपना अपना धर्म इस तरीके से स्कूल में पहनकर जा रहे हैं, वो तो इससे धार्मिक भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं? इससे समझ नहीं आता। हर जो भी जिसका भी धर्म है वो कहेंगे हम अपने हिसाब से पहन के आए। हर जो भी बच्चे होंगे वो अपने अपने हिसाब से सब, तो उसमें एक जैसी समानता नहीं दिखेगी। हर कोई अलग अलग ड्रेस कोड पहन के आएगा तो वो एक जैसी नहीं रह पाएगा। आप बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे? अब ड्रेस कोड होना ही चाहिए स्कूल में। ये लोगों जिससे की कि शिखा अमीरी शिखा जो गरीबी बात का आप कह रही हैं, भेदभाव न रहे, सब कुछ लड़कियां। बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इक्वालिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। शिखा शिखा जो बात महिलाएं कह रही हैं, और ये जरूरी है कि आप उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर वोटिंग संपन्न हुई है, वहां पर महिलाएं ये बातें कर रही हैं। सृष्टि मेरे साथ है। सृष्टि, जरा बताइए कि आपने सुबह से कई महिलाओं से बात की, और हम बार बार ये कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट संवाद किया महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से, और आज पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद आपको लग रहा है आने वाले चरण में भी इसकी गूंज सुनाई देने वाली है? बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा है, सबसे पहले तो पहला चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ और अच्छे से संपन्न हुआ। और आपने ये भी बात कही कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली जो संवाद किया है महिलाओं से। हमने तमाम महिलाओं से सुबह से बातचीत की जो वोटिंग करने आई हुई थी। जाहिर तौर पर ये मुद्दा रहा है, नोएडा में वोकल है महिलाएं। आप जिस तरीके से जानती है, शिखा भी लगातार आगरा में महिलाओं से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। कोई किसी की आजादी इस मुद्दे में छीन नहीं रहा है कि आपको पहनने का जो अधिकार है आप पहनिए, लेकिन जब आप स्कूल
स्कूल में होते हैं तो आप शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। कुछ पुरुष इस वक्त हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। हम चूंकि स्कूल में ही मौजूद हैं और हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल का मामला आता है तो सर ड्रेस कोड तो सबके लिए बराबर होता है ना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैडम, ड्रेस कोड स्कूल का एक प्रॉपर होना चाहिए, उसमें किसी को कुछ भी पहन के आने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं स्कूल का अगर हर किसी को अपने धर्म के हिसाब से पढ़ना लिखने को छूट मिल जाएगी, उसका इतना समाज में दुरुपयोग होगा कि और सर स्कूल में तो कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती है ना। बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको ये पूछ के तो पढ़ाया नहीं जाता कि भैया कौन से धर्म से आए हो। पढ़ाया तो एक शिक्षक और गुरु का रिश्ता होता है स्कूल में, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप मैडम कि धर्म स्कूल एक यूनिटी बताता है और समानता बताता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे मोहम्मदन भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं। अगर हम सब धर्म के लिए अलग अलग कर देंगे तो हमारा तो एक अजायब घर सा हो जाएगा। इसीलिए और सब अमीर भी अच्छी बात यह है कि आप इस वक्त महिलाओं से बात नहीं कर रही हैं, आप पुरुषों से बात कर रही हैं और वो पुरुष भी कह रहे हैं कि किसी तरह की पर्देदारी शैक्षणिक संस्थानों में क्यों होनी चाहिए। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, जो बड़ी टिप्पणी आज राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर यह कि आज जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सोमवार तक मामले को टाला है, उसी के साथ साथ किस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि धार्मिक लिबास पहनने की जिद ना करें, फैसला आने तक धार्मिक लिबास पहनने की जिद ना करें, यह भी कहा है। यानी सीधे सीधे सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की यह टिप्पणी के धार्मिक लिबास पहनने की जिद ना की जाए। मैं शहजाद आपके पास, अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी। लेकिन पहले मैं शहजाद आपके पास आ रही हूं। आज प्रधानमंत्री का डायरेक्ट संवाद, बहुत से लोग सोच रहे थे कि हिजाब का विवाद है और कुछ लोगों ने डायरेक्ट सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज दो टूक कह दिया कि महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाले अभी बहुत से बैठे हैं। देखिए सुचारिता जी, जो यूनिफॉर्म के नाम पर मिस इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया और जो हिजाब के नाम पर वोट बैंक का सियासी हिसाब किताब करने की प्रक्रिया जो चल रही है, आज उसको चोट मिली है कर्नाटका हाई कोर्ट से। बार बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी, कर्नाटका हाई कोर्ट में दलीलें दी, पर कहीं पर भी उनकी दाल नहीं गल रही है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि कुछ लोग जो बार बार एक वोट बैंक को हाईजैक करने के लिए हिजाब ब्रिगेड आतुर था, आज उनको एक चोट मिली है। परंतु सवाल ये पैदा होता है सुचारिता जी कि ये क्यों स्थिति पैदा हो रही है? इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, 3 तलाक का कानून हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, नल से जल की योजना हो, इसका सबसे बड़ा लाभ वंचित शोषित समाज की महिलाओं को हुआ है। और आज उसी के चलते एक बड़ा महिलाओं का वर्ग उठकर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में था और इसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी। और इसीलिए जो 18 से 21 की वर्ष भी करने की प्रक्रिया जो है, उस पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बाकी नेताओं ने उस पर स्टैंड लिया था। तो मुस्लिम महिलाएं उनके साथ खड़ी नहीं थी, तो उनको बरगलाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि दिसंबर 2021 से पहले इस पर कोई विवाद नहीं था। नहीं, और ये एक और बात है, इस पर एक और बात है शहजाद, मैं अगर इसको खुद खुलकर कहूं शहजाद जी, अगर मैं इसे खुलकर कहूं अतीकुर रहमान साहब, जो लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि भाई हिजाब अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये लड़कियां अपनी मर्जी से पहन रही हैं, अनिवार्य नहीं है लेकिन ये लड़कियों की मर्जी है, वो शायद सबसे ज्यादा चाहते हैं कि अनिवार्य हो जाए, ये एसेंशियल रिलीजियस राइट्स में इसको शामिल कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि वो इस मंशा के साथ ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। देखिए, जहां तक के मेरी सोच है, जहां तक के मैंने ये पूरे मामले को समझा है सुचारिता जी, बीजेपी और आरएसएस के लोग हड़बड़ा गए हैं शाहीन बाग जैसे मूवमेंट को देख के कि ये महिलाएं एजुकेटेड कैसे हो रही हैं। ये हड़बड़ा गए हैं ये देख कर के वुमेन्स राइट जो मुस्लिम कम्युनिटी में है उसका डिमांड इतना बढ़ कैसे गया है। ये हड़बड़ा गए ये देख के कि कैसी इतनी वोसिफोरस हो गई है मुस्लिम महिलाएं, और ये इन्होंने षड्यंत्र के तौर पर ये कोशिश की कि हर तरह से इनको डिमोरलाइज किया जाए,
और यहाँ पर मैं शहजाद आपको बता दूं, नहीं वो सिर्फ एक मिनट आप कह रही हैं, अतीकुर रहमान साहब आप कह रहे हैं कि महिलाएं बोलने लग गई हैं इससे दिक्कत हो रही है। एक मिनट अतीकुर रहमान साहब मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि महिलाएं बोलने लग गई इसलिए दिक्कत हो रही है। वो तो तब भी बोल रही थी जब 3 तलाक का मुद्दा था, तब तो आप उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, तब तो वो आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आज कह रहे हैं कि वो बोलने लग गई इससे दिक्कत है। जब वो तब बोल रही थी तब आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा था अतीकुर रहमान साहब, या तब कान बंद कर रहे थे? तब भी हमारी बोली बोल रही थी और आज भी हमारी। तो सर समझा दीजिए, मेरी समझ में फेर है, आप समझा दीजिए। हम सब एक हैं। हाँ, हम किसी भी हालत में एजुकेशन हासिल करेंगे, चाहे आप कितनी जोर लगा रहे हैं नफरत फैलाने की, चाहे कितनी जोर लगा लें डराने की, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी। एक सेकंड आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट आप ये क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं अतीकुर रहमान साहब, यू आर ट्राइंग टू से कि मैं ये कह रही हूं हम सब एक हैं, ये तो बहुत अच्छा लगता है बोलने से, लेकिन वो जब भेदभाव नजर आएगा, दूर से दिखेगा। मैं जा रही हूं, मेरे साथ जो लगातार मेहमान बने हुए हैं, मैं अतीकुर रहमान के पास जा रही हूं। मुझे बता दीजिए कौन कौन इस वक्त मेरे साथ थ्रू है, पैच्ड है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैं बाहर से शो कर रही हूं, अब दर्शकों को मैं बता दूं बरेली में इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन अंबर जैदी जरा इनको बताइए, इस वक्त ये एकता की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये एकता की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो एकता कहां थी? उस वक्त मुस्लिम महिलाओं की बात इन्होंने नहीं सुनी क्या? 3 तलाक पर ये सुन रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा नहीं चाहते हैं महिलाओं को मिले। अंबर हिजाब पहनकर चिल्लाती हैं, जो रिलीजियस आइडेंटिटी को अपनी पहले रिप्रेजेंट करती हैं, जहां पे हम यूनिफॉर्मिटी को पहले से तय किया है हमारे संविधान ने, वहां पर हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेके जाते हैं और उस पर हम चिल्लाते हैं। वो लड़कियां शेरनियां नजर आती हैं, लेकिन जो महिलाएं इतने सालों से एक आजाद मुल्क में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, ट्रिपल तलाक के कानून के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उनको आप कैसे कैसे नामों से नवाजते थे, उनको किन नामों से नवाजते थे, किस तरह उनकी हिम्मत अफजाई की जाती थी। वो लड़कियां शेरनियां नहीं थी। यहीं से आपकी सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है कि अगर आप सबकी हिम्मत अफजाई करें, सबको बराबर समझें, तो आप मानेंगे कि मुस्लिम महिलाओं की सपोर्ट में आप खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो सुचरिता, ये जो हिजाब की को एसेंशियल प्रैक्टिस बता के इस्लाम की, इसको महिलाओं के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा मामला अभी थोड़ी देर पहले सामने आया, किस तरह से CFI यानी कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो PFI का स्टूडेंट विंग है, उसका पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। उन्होंने सितंबर 21 में वहां पर मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी और जो लड़कियां इसमें शामिल है वो ऑलरेडी CFI के साथ जुड़ी हुई थी और ट्विटर पे उनके जो एजेंडा है उसको वो प्रमोट कर रही थी। ये सारी चीजें आप देख सकती हैं, अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, किस तरह से पूरे सारी चीजों को सामने लाया गया है। अब आप देखिए दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, चाहे उसमें आप तालिबान किस तरह से मुस्कान को अप्रिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं अंबर, यहाँ पर तो अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप आवाज दबा रही हैं, ये तो कह रहे हैं कि आवाजें दबा रही है, और एसेंशियल रिलीजियस राइट की बात जब ये करते हैं तो ये तो आप पर भी तोहमत लगा देंगे कि आप हिजाब नहीं पहनकर बैठी हैं। अतीकुर रहमान साहब, मैं गलत कह रही हूँ क्या? क्योंकि आप ये तो तोहमत आप इन पर भी लगा देंगे कि हिजाब नहीं पहना है, तो एसेंशियल रिलीजियस जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो भी नहीं कर रही है अंबर जैदी। इनकी यही बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले बोलिए YouTube पे एक लाइव सेशन कर रही थी और मैं इसी मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियंस ले रही थी। एक बेहुदा बदतमीज आदमी आता है और अपना प्राइवेट पार्ट शो करके गया मुझे, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट वेयरिंग हिजाब। आप वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां चली जाती है? आप हिजाब को ये कह के कहते हैं कि ये बच्चों की फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या? आप मेरे लिए एक ओपिनियन बनाएंगे क्योंकि मैंने हिजाब नहीं पहना हुआ है। आप बड़ी मीठी मीठी गोल गोल बातें करते हैं, टेलीविजन पर आके संविधान का हवाला दिया जाता है, पिटीशन में भी संविधान का हवाला दिया जाता है। यहां पर सुचरिता सिर्फ बात फ्रीडम ऑफ चॉइस की नहीं है, ये बात उस मानसिकता की है जो धर्म के नाम पर, एक एसेंशियल प्रैक्टिस के नाम पर महिलाओं पे थोपी जाती है एक आजाद मुल्क में। हम अपने पड़ोसी मुल्कों में देखते हैं, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, वहां पे महिलाएं इस रिग्रेसिव माइंडसेट के खिलाफ लड़ रही हैं। हर साल पाकिस्तान में औरत मार्च निकलता है। इसी मैं एक बार देखते हैं कितनी सारी महिलाएं, डॉक्टर शमीमा बेगम जो कि MIM की नेता है, वो भी जुड़ रही है हमारे साथ। बिल्कुल अंबर, जो बात आप कह रही हैं मैं उसी पर आ रही हूं, क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री कहते हैं लारी साहब कि इनके अधिकारों का हनन अभी भी एक वर्ग कर रहा है, तो क्या वो गलत कह रहे हैं लारी साहब? क्या वो गलत कह रहे हैं? एक हिजाब के खिलाफ एक मुहिम खड़ी करना चाहिए, पर्दे के खिलाफ, घूंघट के खिलाफ, या फिर आप कहें हाँ इन्हें रखिए क्योंकि ये तो धर्म का आधार है, इनको पहनिए?
मैम मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी बात करता हूँ। मैं कुरान के अकॉर्डिंग बात करूँगा। कुरान के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है, कुरान में एक चीज़ और भी लिखी है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो, और हम लोग सदैव कानून का पालन की बात करते हैं, चाहे वो राम मंदिर का फैसला आया हो, चाहे जो फैसला आया हो। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि कानून का पालन किया जाएगा, जो कानून बनेगा उसका पालन किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हिजाब सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। ये बात ये लोग कभी नहीं आपको बताएंगे। हिजाब का मतलब होता है पर्दगी। पर्दगी का मतलब है हिजाब मर्द कौन सा पहने, मर्द को भी ढीला ढाला कपड़ा पहनना है। अतीकुर रहमान साहब के जैसे नहीं फर्जी दाढ़ी लगा लिया और फर्जी मुसलमान बन गए और जीन्स और टी शर्ट पहन के टाइट कपड़े पहन के आके बैठ गए और औरतों के बीच में घूम रहे हैं। यू हैव टू वेयर लूज क्लोथ्स। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। और दूसरा, मर्दों के लिए एक और चीज है कि अपनी सड़क पे चलो तो अपनी नजरें नीचे करके चलो, कोई गैर औरत को देखो भी नहीं। ये सब है, लेकिन ये सब आपको नहीं बताया जाएगा मैम। दिस इज नॉट नाइस लारी साहब, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी किसी मेहमान पर मेरे मत करिए, बताना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। मैं अतीकुर रहमान साहब जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, रखिए, वो उल्टा पलट कर आप पर कुछ कहेंगे, मैं क्या यही सुलझाने के लिए यहाँ पर काम करती रहूं? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए सर। बिल्कुल कहें, बिल्कुल कहें। वो क्या कहेंगे, मुझे इस्लाम से खारिज करेंगे, मुझे इस्लाम से खारिज करेंगे, उनको पर टिप्पणी करूं या उनके जैसे लोगों पर टिप्पणी करूं तो मुझे आप इस्लाम से खारिज करेंगे। कर दीजिए भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कह दिया मर्दों के लिए भी पर्दादारी है, आपने कहा मर्दों के लिए भी पर्दादारी है। मैं उस इस्लाम को मानता हूं जो कुरान में लिखा है और जो अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। नहीं, मैं शहजाद को भी एक बार लाना चाह रही हूँ बहस में। शहजाद, नहीं, आप ही कह रहे हैं कि आप नहीं, आप मर्दों के लिए भी पर्दादारी है, ढीले ढाले कपड़े पहनिए। यहाँ पर मैं हेडस्कार्फ की बात कर रही हूँ। सर आपने कितनी बार इस तरह से अपना चेहरा ढककर या फिर स्कार्फ पहनकर आप इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए? आप भी पढ़े लिखे हैं लारी साहब, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो जो रूढ़िवादी पद्धति है, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, इस्लाम के लिए हो शहजाद, वो घूंघट हो, वो हिजाब हो, हम इसको आगे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा को आगे बढ़ावा देंगे। अभी हम इन्हीं मुद्दों से उलझे हुए हैं, आगे कब बढ़ेंगे? जिसको जो पहनना पहने ना, किसको एतराज है? एक वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाला एक तबका है जो बार-बार एक करके बात आपके ऊपर एतराज किया क्या? तारिक अहमद लारी ने कभी एतराज किया आपके ऊपर? सुचरिता जी, एक एक करके बात रखनी पड़ेगी। थैंक यू। देखिए, एक वोट बैंक का विशेष तबका है जो बार बार तालिबानाइजेशन की ओर चलता है। बार बार वो महिलाओं को नहीं, कट्टर मौलानाओं को चुनता है। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस प्रकार का स्टैंड लिया है? वहां पर महिलाओं को विकल्प क्यों नहीं दिया? जहां तक कुरान पाक की बात है तो कुरान शरीफ में सूरह 24 और सूरह 33 में हिजाब का जिक्र जो है वो इस प्रकार की परिभाषा नहीं है। वो परिभाषा व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अवधारणा की तरफ है, और वो विनय, विनम्रता, मॉडेस्टी, गोपनीयता, सम्मान, इस प्रकार की बातें हैं। पर उसको महिलाओं पर थोपना, और अगर महिलाओं को ये उनके स्वेच्छा के हिसाब से देना चाहते हैं अधिकार, तो मैं पूछना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब से, अगर कोई महिला कहे कि मुझे मदरसे में जीन्स पहनना है तो क्या वो अलाउ करेंगे? ये कह रहे ना, विकल्प की बात है, चॉइस की बात है, तो दीजिए उनको चॉइस दीजिए। मदरसे में उनको पहनना है जीन्स तो नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना पुरुषवादी सोच ये थोपना चाहते, तालिबानी सोच थोपना चाहते। और ये समाजवादी पार्टी वाले लोग तो बात ही ना करें। जब 18 से 21 शादी की उम्र की गई तो क्या कहा शफीकुर रहमान बर्क ने? आवारा हो जाएंगी महिलाएं। इस प्रकार की बातें, महिला विरोधी बातें करने वाले लोग इस पूरे हिजाब कैंपेन के पीछे हैं, क्योंकि उनको हिजाब से मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक हाईजैक करना है। उनको किताब से मतलब नहीं है, उनको केवल सियासी हिसाब किताब देखना है। इसीलिए वोट बैंक के चलते ये सीएफआई और पीएफआई के द्वारा इस पूरे अभियान को, प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि केरला में जब सरकार ने यही फैसला लिया तो ये सेकुलर आउटरीच कहां था? इस तरह की केरला की सरकार ने यही फैसला लिया, क्यों आक्रोश नहीं आया? आप हमको कह रहे हैं हमारे लिए केरला की सरकार ने जब यही फैसला लिया तब आपका आक्रोश कहां था? केरला की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने फैसला लिया तब आपका आक्रोश कहां था भाई? एक और बात लारी साहब, जब आप ये कहते हैं, लारी साहब मेरी बात सुनिए। भगवा गमछा पहनने की क्या जरूरत थी गुंडों को?
जो स्टूडेंट नहीं थे वो भी वहां कूद के पहुंच गए। अच्छा सुनिए तो यही तो सरकार नहीं चाहती है, यही तो सरकार नहीं चाहती है लारी साहब, यही सरकार नहीं चाहती है। कल को वो हिजाब पहनेंगे, यहाँ पर भगवा गमछे पहने जाएंगे, दोनों की मनाही है सर, दोनों की मनाही है। लारी साहब मेरी बात सुनिए, लारी साहब दोनों की मनाही की बात कर रही है सरकार, ये नहीं कह रही है कि उस पर भी आपत्ति उठाई गई है कि वो भगवा गमछे पहनकर आ गए, उस पर भी आवाज उठाई गई है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के लिए इन धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों की जगह नहीं है, वो शिक्षा की जगह है। लारी साहब नहीं होती है, ये बताइए। लारी साहब ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि धार्मिक चिन्हों की जगह नहीं है, शिक्षा की जगह है इंस्टीट्यूट। देखिए लारी साहब हो अतीकुर रहमान साहब हो, दोनों से पूछिए। सर एक बात बताइए मुझे, एक मिनट शहजाद एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा ऑडियो थोड़ा सा डिले होगा शायद मेरे ख्याल से, लेकिन मैं एक चीज, लारी साहब मेरी बात सुनिए, आप जब हिजाब पहनने की बात होती है, जब हिजाब पहनने की बात होती है लारी साहब, तब आप उसके समर्थन में यूं आते हैं, यूं एक सेकंड नहीं लगाते हैं, लेकिन जब से नो टू हिजाब, शहजाद जब से नो टू हिजाब की बात होती है, जब वो महिलाएं आवाज उठाती है कि हिजाब नहीं पहनना है, तो उनके समर्थन में क्यों नहीं आते? वो भी तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि दैट सूट्स यू सर, दैट सूट्स यू लारी साहब। यहाँ अंबर जैदी बैठी हैं, वो कह रही है से नो टू हिजाब, तो आप उनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? उनका अधिकार नहीं है क्या? उनका अधिकार नहीं है, वो नहीं वो अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, वो कह रही है मुझे हिजाब नहीं पहनना, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरते? आप उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरते? मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको सूट करता है सर, राजनीतिक आपकी राजनीति को सूट कर रहा है। वो खाना है वो खाए, जिसकी जो मर्जी है वो पहने, लकुम दीन हुकुम वलियत दीन। शहजाद भाई ये तो आप बोलिए ना, मदरसे में कोई अगर जीन्स पहनकर जाना चाहेगा, आप उसको समर्थन देंगे क्या? बोलिए कि मदरसे में जीन्स पहनना अलाउड है। अगर स्वेच्छा की बात है ना, ठीक है, कि जिसको जो विकल्प लेना है वो ले, मैं एक बार बताइए, इस फॉर्मूले को अपनाओ। मैं एक बार बताना चाहती हूं कि आज कोर्ट में जो याचिका करता है, यानी कि जो कोर्ट में बातें रखी गई उनकी तरफ से, अंबर शहजाद जी मैं एक बार बता रही हूं, लारी साहब जरा सुन लीजिए अतीकुर रहमान साहब, कि आज कोर्ट में क्या बातें रखी गई, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से भी बात कर रही हूं, उनसे भी संवाद कर रही हूं। वहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पहले यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल तक सीमित थी, बाद में कॉलेजों के लिए यूनिफॉर्म लागू हुई, यानी कि शुरू से यूनिफॉर्म कोड नहीं था। दूसरी चीज, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि यूनिफॉर्म कोड में दंड का प्रावधान नहीं है, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं अगर वो उसे पालन नहीं कर रहा है। और यह भी कहा कि सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है, हेडस्कार्फ ना पहनने का आदेश जारी हाल ही में किया गया है, यह कहा गया। वहीं दूसरी तरफ से जो सरकार का पक्ष रखा गया, मेरे दर्शक इस खबर को इस तरह समझे कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया था, और उसके मुताबिक शैक्षणिक संस्थान अपनी यूनिफॉर्म्स लागू करें, और जो लोग वहां पढ़ने आ रहे हैं वो इसका पालन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को ये नियम मानने होंगे। संस्थान में स्टेटस को होना चाहिए, यानी कि हर जो विद्यार्थी वहां पहुंचेगा वो उसका पालन करेगा। हिजाब या भगवा पहनने की इजाजत नहीं होगी। लारी साहब इसे सुनिए, हिजाब या भगवा पहनने की इजाजत नहीं होगी। हिजाब पहनना मौलिक अधिकार कब से हुआ, इसे लेकर सवाल उठाया गया, इसी को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कोर्ट इस पर अब सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। सबसे बड़ी बात ये, मैं लारी साहब बार बार ये कह रही हूं, अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं, इसी के साथ साथ सवाल ये कि ये मौलिक अधिकार है क्या, ये मौलिक अधिकार है क्या, क्योंकि ये सवाल आज कोर्ट में गूंजा है, कोर्ट में पूछा गया। मैं आपके पास आऊं अतीकुर रहमान साहब, उससे पहले डॉक्टर शमीना बेगम भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मुस्लिम लॉ में क्या लिखा है? डॉक्टर शमीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग काम करने की डॉक्टर शमीना बेगम, आपको मेरी आवाज है? लारी साहब आपका नाम नहीं है ना शमीना बेगम, थोड़ा दूसरों को भी बोलने दीजिए। शमीना बेगम जी बोलिए। मैं अंबर जैदी मैडम से ये पूछना चाह रही हूँ कि अंबर जैदी मैडम से ये पूछना चाह रही हूँ, जब मुस्कान कॉलेज के कैंपस में असाइनमेंट जो है ना दाखिल करने गई, वो तो क्लास में नहीं गई ना पढ़ने के लिए। अगर वो कैंपस में बुर्खा पहन के जाती थी, अगर क्लास में बैठ के अगर वो बुर्खा पहनती थी, तो जब आपका जो दंगा है ना वो होना था। अभी आप ये बच्चे सारे कहाँ से आ गए भगवा ड्रेस पहन के? ये कॉलेज के तो बच्चे नहीं है। आप एक औरत बच्ची को जो बुर्खा पहन के आई उसको इतना हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। आप हंगामा आपका
फोकस हटाइए भगवा ड्रेस पहन के आने वालों पर। वो देखिए कि किस तरीके से वो बच्चे आए हैं, कैसा आते हैं। ये क्या सारे पूरे स्टूडेंट हैं? बताइए आप मेरे को। एक अकेली बच्ची, वो बच्ची अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे हमको इंडिया में हम हैं यहाँ पर, तो हर औरत बच्ची को, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, हमको तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना चाहिए। शमीना जी, अंबर कुछ बोले उससे पहले मैं ये कहूंगी कि वो लड़की, उस लड़की ने जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद की, वो शायद इसीलिए हो पाया क्योंकि वो यहाँ है, भारत में है, और इस देश में स्वतंत्रता हर किसी के पास है कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके और बिना किसी खौफ के रख सके। मैं गलत कह रही हूँ क्या अंबर? उन्होंने अगर ये बात रखी और जो कुछ हुआ, मैं उस परिस्थिति की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन के तेवर तालिबान और उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है, अंबर भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान शेरनी की हिम्मत की अफजाई की जा रही है, हिम्मत अफजाई की जा रही है। आपको पता है कि ये अगर आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान लेके जाइए, तब पता चलेगा हिंदुस्तान है। आप इसीलिए सारी सेक्युलरिज्म के ढोंग नचाती है। आप उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहां से पहले यूनिफॉर्म कोड ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये जितनी भी स्टूडेंट ब्रिगेड है सीएफआई से कनेक्टेड है, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। वो सीएफआई के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती हैं ट्विटर पे, सारी चीजों पे। सितंबर 21 में 2021 में ये सारे स्टूडेंट उडुपी कॉलेज में भी उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी। आप यहाँ पे आके सिर्फ इतना कहने के तो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ने अचानक से वो सारे बुर्का वहां पर पहनने शुरू किए। मुस्कान वैसे तो बुर्का नहीं पहनती थी, अचानक से उनको क्या कौन सी ऐसी वही नाजिल हुई, उनको अल्लाह का कौन सा हुक्म आया कि उन्होंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। पहले 6 स्टूडेंट्स होती हैं, फिर वो 100 हो जाती हैं, वो कोर्ट पहुंच जाती है, वो सड़कों पर तराती है, नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और आप उनको मासूम स्टूडेंट्स कहते हैं। ये इतनी सब कुछ इतना साफ शफाफ और इतना नहीं, और ये एकदम से कैसे हुआ? मेरी दिलचस्पी इस बात में भी है शहजाद इसमें सुन लीजिए, मैंने आपकी एक मिनट, शमीना जी और शहजाद जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट, अंबर इकरा, हाँ अंबर कंप्लीट करिए, फिर शहजाद जी के पास जा रही हूँ। शहजाद मैं सीधे पूछ रही हूँ, मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि यहाँ जिस तरह से उस लड़की ने अल्लाहू अकबर कहा, वहां से जय श्री राम कहा गया। हम जानते हैं कि किस तरह से इस तरह के वीडियो को ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हम ये जानते हैं, और चुनावी परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किस तरह से गलत तरीके से हो सकता है। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि वहां वो लड़की ने अल्लाहू अकबर कहा और यहाँ पर इनाम का ऐलान हो गया। अब यहाँ कोई जय श्री राम कहे, यहाँ पर इनाम का ऐलान कर दे कोई, फिर क्या कहा जाएगा? फिर कहा जाएगा कि किस तरह से भगवा के जरिए डर फैलाने की कोशिश हो रही है। ये क्या सही है? दोनों तरफ से ये शुरू हो गया फिर? बिल्कुल। और हम तो कहाँ किसी को, अगर किसी लड़की के साथ कोई भी गलत चीज होती, एक सेकेंड शमीमा जी सुन तो लीजिए ना। दिक्कत आपकी ये है कि कान पर भी पर्दा है, सुनते नहीं है आप लोग, कान पर पर्दा हटाइए। अब देखिए, हम तो कह रहे शमीमा जी ने इस लड़की की बात की, पर शमीमा जी ने उस लड़की की बात नहीं की जिसको समाजवादी पार्टी के गुंडे छेड़ रहे थे। वो भी हिजाब पहने हुए एक महिला थी। याद है ना वो वीडियो सुचारिता जी, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले गुंडे एक हिजाब वाली महिला को परेशान कर रहे थे। पर शमीमा जी का दिल उस पर नहीं आ रहा है। शमीमा जी उसको नहीं बोल रही है शेरनी। क्यों नहीं बोल रही है? इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला सियासी मामला है। ये सियासी मामला है। देखिए, ये बीएफआई, ये सीएफआई, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिलके इनके पेट में दर्द ये हो रहा था कि आज मुस्लिम महिलाएं समर्थन दे रही थी। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड शमीना जी आप एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे एक मिनट शमीना जी सवाल पूछ रहे हैं, वो उसके बाद आप उनसे सवाल पूछिएगा, काउंटर लेके एक करके। शहजाद बोलिए। ये आप कह रही है ना कि मुस्लिम महिलाओं को विकल्प होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए, क्या पहनना है, हिजाब पहनना है, जो भी पहनना है। आपने कहा कि रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस भी है, वो तो कोर्ट ने माना नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, 3 तलाक के ऊपर चॉइस दिया गया कि अगर उनको कानूनी कार्रवाई करनी है मर्दों के हस्बैंड के खिलाफ, तो वो कानून बनाया गया, तो उसका आपने विरोध क्यों किया? शाह बानू में चॉइस दिया गया कि मेंटेनेंस अगर महिला को चाहिए तो उसके पास एक कानून आ गया था, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गई थी, उसका विरोध क्यों किया आपने? क्यों किया इसका विरोध आपने? विकल्प के साथ है ना, आपको मुस्लिम महिलाओं को विकल्प मिले, क्यों आपने विरोध किया? हम आपको सवाल करना चाह रहे हैं हम आपसे कि आप सवाल में आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा पूछिए ना शमीमा जी पूछिए सवाल पूछिए आप सवाल
हम कुरान और हदीस से चलने वाले लोग हैं। जो ट्रिपल तलाक का जो भी मामला रहा, हमारे जो बड़े हैं वो लोग जो ना हिजाब की परिभाषा कहाँ है कुरान में? हिजाब की परिभाषा क्या है कुरान में? हिजाब पहनने की बात कहाँ है? हवाला दिया था कुरान में। सुनिए आप, सुनिए ना आप, मैंने कुरान पढ़ी। आप भी आपके कान के पर्दे खोलिए, सुनिए। बताइए कहाँ लिखा हुआ? अरे सुनिए ना, मैं वही बता रही हूँ, आ रही हूँ वहाँ पर। सूरे नूर में आयत नंबर 31 आप तफसीर से पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है तफसीर से पढ़ी है, उसमें कोई भी इस प्रकार के जो आप हिजाब की परिभाषा बोल रही नहीं है। नहीं, आप नहीं सुनिए आप, हमारे इस्लाम में ये है कि 2015 में भी कहा है मर्द आदमी जिससे नहीं, देखिए आपकी समस्या ये है, आपकी समस्या ये है कि आप जो है ना 1300 साल पहले जाना चाहते हैं, 1300 साल पुरानी बात करना चाहते हैं। सुनिए आप भी सुनिए, पहले आप भी सुनिए। अंबेडकर साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, जब जो है ना हर चीज, हर एक मजहब को लेके सेक्युलर अपना इंडिया है, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस यही आम्बेडकर जी और यही संविधान और पार्लियामेंट कैसे है? शमीमा जी, ये आपके मजहब पर हमला कैसे है? किसी ने नहीं कहा। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक यूनिफॉर्म अगर है उसे फॉलो करेंगे, अगर ये वहां का सरकारी ऑर्डर है आप उसे फॉलो करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आपके मजहब पर हमला कैसे हो गया? और जहां बाहर के देशों के लोग ट्वीट करके सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे तो महिलाएं पहन नहीं रही है हिजाब, और आप यहाँ पर कह रही हैं कि ये बात आप कह रही हैं कि कुरान में कही गई है, और यहाँ पर आप उसे लागू कराना चाह रही हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं, मेरी बात आप सुनिए पहले। मैं जो तफसील से सुनाना चाह रही हूँ आपको, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हमारे कुरान और हदीस का आपके सामने शरीयत के लिहाज से मैं बता दी आपको। अगर आप वो नहीं मानना चाह रहे हैं तो वो बात अलग है, मगर और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। आज से जैसा कि इतने साल हुआ हिंदुस्तान आज़ाद होके, हमारे हिंदुस्तान में कई बच्चियाँ हैं जो एयर होस्टेस बनी, पायलट बनी, और बड़े बड़े जजेस बने, IPS ऑफिसर बने। ये क्या नहीं पढ़े क्या हिंदुस्तान में? बताइए आप, पढ़े हैं ये हिंदुस्तान में, मगर उस ज़माने में वो टाइम में, सुनिए आप मेरी बात जरा सा, आप टाइम दीजिए मुझे, सुनिए आप मेरी बात, कि जो है ना स्कूल जो रहता, स्कूल जो है ना प्रॉस्पेक्ट्स रहते, रूल्स रहते, अगर हम एडमिशन लेने से पहले हम ये सब। शमीमा जी, मैं आपकी बात कैसे सुनूं? मुझे तो डर लग रहा है आपकी बात सुनकर। कई महिलाएं किताब छोड़कर हिजाब ही पहन लेंगी और उन्हें लगेगा किताब की बात बाद में करेंगे, पहले हिजाब लाइए। ये बातें अगर करने लग गई लड़कियां तो देश कहाँ चला जाएगा? मुझे ये बताइए। और ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, अगर लड़कियों ने सुन लिया और वो कहे भाई घूंघट तो पहनना है हमें, हमारे तो धर्म में कहा गया घूंघट पहनकर घूंघट ओढ़ कर जाइए, नहीं, और उसको धर्म से जोड़ दिया। अरे क्या, किस तरफ ले जाना चाह रही हैं आप? सर मैम एक मिनट, मैं अतिकुर रहमान साहब, मेरा बुनियादी सवाल है, मैं स्कूल कॉलेज में जाकर अलग से देख लूंगी ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ऐसे दिखेंगे स्कूल में? हमें तो याद नहीं है कि धर्म से हम पहचान करते थे, अब ये होने लगेगा। सिर्फ यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है। अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब हैं हमारे साथ या नहीं? इनका ऑडियो नहीं आ रहा है। सुचरिता, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं लारी साहब के पास जा रही हूँ। हाँ, मैं लारी साहब के पास जा रही हूँ। लारी साहब देखिए, जिस वीडियो का जिक्र शहजाद थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर एक पोस्टर चिपकाया गया एक महिला के पीछे जो बुर्का पहनकर चल रही थी, उस वीडियो के खिलाफ क्यों रोष नहीं है? उस वीडियो के खिलाफ क्यों गुस्सा नहीं है? वो गुस्सा जो आज लारी साहब यहाँ हिजाब पर दिखा रहे हैं, उस वीडियो पर क्यों नहीं है? एक मिनट, लारी साहब को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मिनट मैडम, आप एक मिनट मैम। इनको सबको झटका लगा है, आज के कोर्ट के ऑर्डर के बाद सबको झटका ऐसा लगा है, अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या बोले। मैं बताता हूँ, अब मैंने आपका डायरेक्ट टीवी पे देखा है। अरे भाई शहजाद भाई बोलने दीजिए, उनका अब आवाज आई है, उनकी आवाज यहाँ पे ब्रेक हो रही है। मैंने टीवी पे देखा कि वो क्या बोल रही है, तो मैं जवाब देने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे प्रश्न क्या किया, सुनिए पूरी बात।
जो ये आप दिखा रहे हैं, जो आदमी ने पीछे पोस्टर लगाया, देखिए एक बात, इस पे मेरी आज सवेरे भी डिबेट हो चुकी है और इत्तेफाक से कल या परसों कल आपके चैनल पे भी हो लारी चुकी साहब, ये बात बताइए। मैं एक चीज कहूंगी, मेरे पास ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हाईकोर्ट ने जो फैसला देना है वो सोमवार तक स्थगित किया गया है, सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि तब तक किसी तरह का कोई भी जो एक हिजाब है या फिर किसी तरह का कोई धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक वस्त्र है, वो ना पहने जाएं। उसके बाद फैसला सोमवार तक होगा। लेकिन इस बात को इसके मद्देनजर कि ये शैक्षणिक संस्थान है, यहां पर जो प्रोटोकॉल था, जहां पर जो फैसला था एक यूनिफॉर्मिटी का, वो पहले से यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को बताया गया था और इसी आधार पर अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का, जो कि सोमवार को आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।